पिछले 2 वीडियोस में हमने नॉर्थ कोरिया, उसके गवर्नमेंट, उनके रूल्स और लोगों के हालात जाने। हमने देखा कि कैसे ऐसे नर्क जैसे हालातों में रह कर के भी कुछ लोग हिम्मत करते हैं नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने की। हमने ये देखा कि अपने एस्केप जर्नी में कैसे कैसे हालातों से उन्हें गुजरना पड़ता है, और कुछ इसी तरीके से हमने कुछ सर्वाइवर्स की स्टोरीज भी डिस्कस की। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ये एक नॉर्थ कोरिया में बनी मेरी तीसरी वीडियो है। ये नॉर्थ कोरिया में मैंने एक सीरीज़ बनाई है जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। ये उस पार्ट का तीसरा वीडियो है, तो आप पहले वो देखो फिर आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हाय, आई एम आंचल। मैं ऐसे वीडियोस बनाते रहती हूँ रिलेटेड टू क्राइम, मर्डर, मिस्ट्रीज, हॉरर, थ्रिलर। सो या विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब पिछली वीडियो में जैसे कि हमने जाना कि कैसे एली अचानक से गायब हो जाती है और योनमी और उसकी फैमिली उसे खोजने की तलाश में निकलती है। उन्हें पता था कि एली यहाँ से अब काफ़ी दूर जा चुकी है, क्योंकि योनमी की फैमिली को एली के द्वारा लिखा गया एक लेटर मिलता है। एली के भेजे गए लेटर के अकॉर्डिंग योनमी और उसके परिवार को एक औरत को ढूंढना था जो कि नॉर्थ कोरिया से लोगों को एस्केप करा करके चाइना भेज रही थी। लकीली उन्हें वो औरत मिल जाती है। उस औरत ने बॉर्डर्स पे खड़े उन गार्ड्स को ब्राइब करके उस फैमिली को वहाँ से भगा दिया। चाइना के बॉर्डर्स पे उन्हें काफ़ी ब्रोकर्स मिले जो लोग नॉर्थ कोरिया से लोगों को स्मगल करते थे। इस प्रोसेस में काफ़ी सेक्स ट्रैफिकिंग होती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, लेकिन कुछ लोग नॉर्थ कोरिया से भागे गए लोगों को हेल्प भी करना चाहते थे। ऐसे भी लोग होते थे। अब नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों का किस्मत किनके हाथों पड़ेगा ये कोई नहीं जानता था। योनमी और उनकी फैमिली ने एली को काफ़ी दिनों तक ढूंढा, लेकिन एली नहीं मिली और फाइनली योनमी के फैमिली ने ये मान लिया कि एली अब शायद मर चुकी है। They traveled a very long distance from mountains to plains to very harsh conditions. अब क्योंकि योनमी के पिता को कोलोन कैंसर था, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वो ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे। उनकी हेल्थ बहुत बुरी हो जाती है, जिसके बाद रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। क्योंकि किसी को पता ना चले कि ये लोग डिफेक्टर्स हैं नॉर्थ कोरिया से, योनमी के पिता की बॉडी को सीक्रेटली क्रीमेट कर दिया जाता है। अब ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। चाइना के 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण काफ़ी ज़्यादा फीमेल इन्फेटिसाइड्स, काफ़ी ज़्यादा फीमेल फीटिसाइड्स देखे गए थे। दे डिडंट वांटेड अ गर्ल चाइल्ड, क्योंकि उन्हें एट द एंड एक ही बच्चा करना था एंड दैट शुड बी अ बॉय, जिसकी वजह से चाइना में फ़ीमेल की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। मतलब मेल की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि शादी के टाइम पर देयर वर नॉट इनफ वुमेन, which was one of the reason that led to human trafficking, sex trafficking by Chinese brokers. अब भागते भागते योनमी और उसकी माँ की मुलाकात भी ऐसी एक चाइनीज़ ब्रोकर से होती है। योनमी ने अपनी कहानी में ये बताया था कि वो ब्रोकर चाहता था कि वो योनमी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाए, लेकिन उसकी माँ ने उसके सामने बहुत हाथ पैर जोड़े क्योंकि योनमी उस समय सिर्फ 13 साल की थी। She was a virgin. She didn't knew anything about what is sex, what is rape, क्या ज़बरदस्ती होती है, क्या कंसेंट होता है। योनमी's mother offered herself to that broker instead of योनमी, और उस दिन योनमी had to see her mother getting raped by that Chinese broker in front of her eyes. Can you imagine the situation what she must have gone through? The trauma जो उसे अब तक हॉन्ट करता होगा। इसके बाद योनमी और उसकी माँ को बाकी सेक्स ट्रैफिकर्स के हाथों बेच दिया जाता है, जहाँ पर she was continuously raped. She was made to sleep with a lot of men just because there were not enough women in China. That was one of the reasons why. दूसरा reason हो सकता है they were criminals, of course. वो इनका फ़ायदा उठा रहे थे. They needed help and they used them. उनकी एक डील हुई थी कि अगर वो अपने आप को ऑफ़र करेंगी तो ये ब्रोकर्स उन्हें हेल्प करेंगे नॉर्थ कोरिया से भागने में, नहीं तो अदरवाइज दे विल सेंड देम बैक टू नॉर्थ कोरिया। इस डर से वो कुछ भी करने को तैयार थी। इसके बाद योनमी एंड हर मदर सक्सेसफुली ट्रैवल्ड थ्रू चाइना एंड मंगोलिया। हालांकि ये पूरा जो जर्नी था ये भी कुछ खास आसान नहीं था इन लोगों के लिए। इट वाज चैलेंजिंग एज वेल, बट एट द एंड दे मेड इट अलाइव। साउथ कोरिया में योनमी की मदर एक वेट्रेस की नौकरी करती है और योनमी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है। अब इतने में योनमी और उनकी माँ को पता चलता है कि एली जो गायब हो गई थी वो अभी थाईलैंड में है। वहाँ पर रहते रहते योनमी को पता चला कि एली जो उसकी बहन थी वो थाईलैंड से एस्केप करके साउथ कोरिया आने वाली है, और योनमी और उसकी मदर फाइनली एली से साउथ कोरिया में मिलते हैं एंड आफ्टर दैट दे लिव्ड टुगेदर। इसके बाद योनमी अमेरिका चली जाती है,
because she saw a lot of opportunities there. Right now, Yeonmi Park is a motivational speaker. You can see her in a lot of interviews, podcasts. उसने एक book लिख रखी है and she is helping out a lot of North Korean defectors जो लोग भागते हैं वहाँ से. She's helping out them and she's demanding American government and many other governments to help these people, to serve for these people. So yeah, that was the story of Yeonmi Park. It was, मतलब ये जो जितनी भी stories हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, these are very disturbing. These are not easy to explain it to you. मैं जब भी explain करती हूँ, I feel like I am living that moment with them and it's not a good feeling. Our next survivor is Hyunseo Lee, जिनको मैं इस वीडियो के लिए ली करके बुलाऊंगी, so you won't get confused. ली का जन्म नॉर्थ कोरिया के हाइसन सिटी में हुआ था. सिर्फ 7 साल की उम्र में ली ने पहला पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा था. Her family was lucky enough कि उनको कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी. She had seen people die from hunger. एक दिन ली की मदर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था, जब तक आप इस लेटर को पढ़ेंगे तब तक परिवार के 5 सदस्य इस दुनिया से जा चुके होंगे, क्योंकि हमने पिछले 2 हफ्तों से खाना नहीं खाया है. हम एक साथ फर्श पर पड़े हैं और हमारे शरीर इतने कमजोर हैं कि हम मरने की हालत में हैं. एक बार ली ने ट्रेन स्टेशन में एक भूखी औरत को एक बच्चे के साथ देखा था एंड दैट वाज समथिंग दैट शी सॉ व्हेन शी वाज वेरी यंग. जैसे ही ली बड़ी हुई वैसे ही उन्हें अपने कंट्री के बारे में असली बातें पता चलनी शुरू हुई. The lies that they were told since childhood. Luckily, ली की फैमिली बॉर्डर के पास रहती थी, जिसके थ्रू उनके कनेक्शन बॉर्डर के लोग से काफ़ी अच्छे थे. At the age of 14, she was sent to her relatives in China. अब पिछली वीडियो में जब हमने चार्ल्स चो का केस डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि कैसे नॉर्थ कोरियन लोगों को इलीगल इमिग्रेंट्स कंसिडर किया जाता है एंड दे आर इंटरोगेटेड वेरी स्ट्रिक्टली. वहाँ पर जैसे तैसे ली अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रह रही थी, लेकिन जल्द ही वो चाइनीज़ पुलिस के द्वारा पकड़ी जाती है और उसके बाद उनका इंटरोगेशन होता है. ली को बताया जाता है कि अगर वो खुद को चाइनीज़ सिटीज़न नहीं प्रूव कर पाएगी तो उन्हें वापस से नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाएगा. और नॉर्थ कोरिया में जाने का मतलब था लेबर कैंप. लेकिन लकीली उन ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर था जो इनकी मदद करना चाहता था. वो ली को चाइनीज़ बता करके वहाँ से उन्हें जाने देता है. ली को 10 सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपा करके चाइना में रहना पड़ा था, लेकिन 10 सालों बाद शी मूव्ड टू साउथ कोरिया. लेकिन वहाँ पर भी जीना आसान नहीं था. साउथ कोरिया में भी नॉर्थ कोरिया से भागे गए लोगों को वापस से ले जा करके नॉर्थ कोरिया में छोड़ दिया जाता है. साउथ कोरिया में भी नॉर्थ कोरियंस को इलीगल इमिग्रेंट्स कंसिडर किया जाता है. लेकिन जैसे तैसे ली ने वहाँ रह करके इंग्लिश सीखा. एंड साउथ कोरिया एंड चाइना वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम नॉर्थ कोरिया. और उन्हें जल्दी समझ में आता है कि नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट बचपन से ही लोगों के ब्रेन वॉश करते हैं. उनको सच से दूर रखा जाता है, उन्हें हमेशा प्रोपेगेंडा से ही बांध के रखा जाता है. शी लर्नड इट क्विक. ली का नॉर्थ कोरिया से मिसिंग हो जाना जल्द ही पुलिस वालों को अब पता चलने लगता है. ली के फैमिली को कंट्री के बिल्कुल आउटस्कर्ट्स एरिया में भेज दिया जाता है, बिल्कुल आइसोलेटेड से जगह भेज दिया जाता है एज अ पनिशमेंट, क्योंकि उन्हें शक था कि इस फैमिली से एक मेंबर गायब है. ली जैसे तैसे साउथ कोरिया से वापस से नॉर्थ कोरिया जाती है. वहाँ पर बॉर्डर्स में जो जान पहचान लोग थे उनकी मदद से वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ से भगा करके ले जाती है. वो सेफली ईस्टर्न एशिया तो ट्रैवल कर लेती है, लेकिन एक बार वो पकड़े जाने से बाल बाल बचती है. एक बार वो ऐसे ही बस में ट्रैवल कर रही थी अपने फैमिली के साथ और वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ करके चेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. दे वर आस्किंग क्वेश्चंस, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, किधर से आए हो, एंड यू नो थोड़ी सी भी गड़बड़ वो सेंस कर लेते हैं. जब पुलिस वाले ली के फैमिली को क्वेश्चन करने के लिए आए तब ली का कहना था कि उसकी जो फैमिली है वो डेफ और डम्ब है, ये लोग सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एंड आई एम हेयर टू हेल्प देम आउट. और ये उनकी एज ए गाइड है और उनको ये गाइड कर रही है यहाँ पर. एंड दैट्स हाउ शी गॉट अवे विद इट. वो ऐसे करते करते लाओस तो पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है. शी पेड एवरीथिंग टू ब्राइब द ऑफिसर्स, लेकिन वो पैसे फिर भी कम पड़ रहे थे. उनकी फैमिली को रिलीज़ कर दिया जाता है एक बार, लेकिन वापस से उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है. दूसरी बार भी काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें फाइनली बेल मिलती है और फाइनली जाकर के साउथ कोरिया में शी यूनाइटेड बैक विथ हर फैमिली. So that was some stories of people who escaped North Korea, who dared to escape North Korea and they made it out alive. There are many more stories like these of survivors of North Korea. पर इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही. पार्ट 4 में हम एक और केस डिस्कस करेंगे, बट दैट विल बी स्पेशली फॉर दोज पीपल जो कभी नॉर्थ कोरिया ट्रैवल करना पसंद करेंगे या
प्लान कर रहे हैं वहाँ जाना. सो या आई विल रिकमेंड यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट बिफोर यू गो देयर और बिफोर यू बुक योर टिकट्स. वहाँ जाना इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, बट I will recommend you to watch that video first, because that was a case that shocked the whole world and the tourism companies and everything. So yeah, you'll get to know the actual horror and terror of North Korea from an outsider's perspective. So yeah, I will recommend you to not miss that video. And अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने रहे हो तो you liked this video, I know you did. So yeah, give it a thumbs up, subscribe to this channel, share it with your friends, and thank you very much for sticking till the end, and I will see you in my next video then. Bye bye.